वसद उल्ला खान का कॉलम ट्रंप रहे ना रहे काम तो हो चुका। ताज़ा तरीन अमरीका में लम्हा ब लम्हा बदलते हालात पर लम्हा ब लम्हा लिखा कहा सुना जा रहा है। ये गोगा जिन बुनियादी सवालात के गिर्द घूम रहा है उनमें से एक ये भी है कि अमरीका तो ऐसा ना था, ये यकायक क्या हो गया। दूसरा सवाल ये है कि क्या ट्रंप के साथ ही ट्रंपियाना सियासत और सोच का क्रियाक्रम हो जाएगा या ये अमरीका में नए सियासी रुझान की इब्तिदा है। अमरीका तो ऐसा ना था, ये इस्तेफामिया उनका है जिन्हें अमरीकी तरीक से वाजबी वाकफियत है। जी हाँ, अमरीका ऐसा ही था। अवलीन यूरोपीय आबादकारों ने असल अमरीकियों यानी नाम नेहाद रेड इंडियन से ना सिर्फ इस सरजमीन को छीना बल्कि उनकी नस्ल कशी के जरिए ये दावा ही मिटा दिया कि अमरीका दरअसल उसके असल बशिंदों का है या आबादकारों का। यूरोपीय आबादकारों ने नए अमरीका की तामीर अपने हाथों से नहीं की बल्कि इब्तिदा में यूरोप की कमज़ोर माशी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन की मेहनत का बकदरे ताकत इस्तेहसाल किया। और जब ये तारकीन वतन अपने हकूक़ के बारे में सियाने होने लगे और इनमें भी सफ़ेद रंगत की बिना पर बराबरी की अकर आने लगी तो फिर अफ्रीका से नीम इंसान स्याह फाम अफ्रीकी गुलामों को दरामद किया गया। इनसे ज़मीनें जितवाई गई, कस्बात तमीर किए गए, हवेलियाँ उठवाई गई। इन गुलामों को अफराद की नई सरजमीन में इतनी ही खुराक दी गई जितनी जिंदा रखने के लिए काफ़ी हो, इतनी ही छत दी गई जिसके तले इनका बदन न भीगे और वो बीमार न पड़ जाएं, इतने ही कपड़े दिए गए जिन्हें धोकर वो दोबारा पहन सकें ताकि उनके पसीने की बू से मुल्क के गुलाबी नतने महफूज रहें, और इतने ही बुनियादी हकूक दिए गए जितने घर के बर्तनों, फर्नीचर और खेत में जोते गए घोड़ों को दिए जाते हैं। राय और वोट का हक का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो 1860 के 4 बरस अमेरिका की गुलाम पसंद जनूबी रियासतों और आज़ादी पसंद शमाली रियासतों के दरमियान खाना जंगी हुई है और इसके नतीजे में गुलामी के खात्मे का डंडोरा पीटा गया, ये भी फरेब नज़र था। बात सिर्फ इतनी थी कि गर्म जनूबी रियासतों की मईशत ज़रूरी थी, लिहाजा उनके खेतों के लिए गैर हुनरमंद या नीम हुनरमंद सियाह फाम गुलाम काफ़ी थे। सर्द शुमाली इलाके रियासतें ज़राअत के मुकाबले में सनतकारी के लिए ज़्यादा साजगार थी, चुनाचे उन्हें हुनरमंद अफरादी कुव्वत दरकार थी जो सादा से हल की बजाय मशीन चला सके, जिसमें तकनीकी फ़राइज़ की बजा आवरी का बुनियादी शऊर और अहलियत भी हो। इस माहौल में जिद्दतकारी और सनतकारी को आगे बढ़ाने और सरमाए से सरमाया पैदा करने के लिए रोशन ख्याली व तख्लीकी इज़हार की आज़ादी की ज़रूरत महसूस हुई और हकूक़ के शऊर ने ट्रेड यूनियनिज़म की सूरत इख्तियार की। इस नए माहौल में पोशीदा और कवानीन के जाल में लिपटी गुलामी तो मौजूद थी मगर नंगी फरसूदा गुलामी कबूल नहीं थी। जनूब ने इस सोच को अपने ज़रूरी माशी मफादात पर कारी हमला समझा और शमाल ने जनूब की कहना सोच को नए सनती अमरीका की पैदाइश की राह में रुकावट समझा और आपस में भिड़ गए। आप ये देखिए कि शमाल की जीत और गुलामी को गैर कानूनी करार देने की कागजी ऐलान के बावजूद खाना जंगी के बाद अगले 55 बरस तक खवातीन को अमेरिका में जमहूरियत में वोट का हक नहीं मिला और सियाह फामों को अगले 100 बरस तक वोट का हक नहीं मिला। जनूबी रियासतों की शिकस्त के बावजूद इनकी खाना जंगी बर्पा करने वाले नस्ल परस्त जर्नैलों और सियासतदानों के मजस्मे आज भी जनूबी रियासतों में दिखाई देंगे। गुज़िश्ता हफ्ते कैपिटल हिल की गुलाम गर्दिशों में हुल्लड़ की बेशुमार तस्वीरें में से एक तस्वीर वो भी है जिसमें एक सफ़ेद फाम ने जनूबी रियासतों के बागी कन्फेडरेशन का 150 बरस पुराना झंडा उठाया हुआ है, यानी जिंदा है, नजरिया जिंदा है, 150 बरस पहले की शिकस्त के बावजूद जिंदा है। खाना जंगी में हार जीत के फैसले के बावजूद नस्ल परस्ती अमरीकी रियासती निज़ाम की नसों से ना निकल पाई। खाना जंगी में हिस्सा लेने वाले बुजुर्गों की अगली पीढ़ी ने कोकलस कलां के की शक्ल में नस्ल परस्ताना नजरिए का परचम थाम लिया। बड़े मजमा में सियाह फामों को दरख्तों से लटकाकर फांसी देने या जलाने की रवायत बरकरार रही। अभी 65 बरस पहले तक मुतअद्दिद जनूबी रियासतों में कालों और गोरों के बार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नशिस्तें अलग अलग थी। वोट का मसावी हक मिलने के बावजूद हर रियासत चूँकि अपने इंतखाबी कवानीन बनाने में आज़ाद है, लिहाजा कालों को पोलिंग से दूर रखने के लिए हर हरबा कानून के पर्दे में इस्तेमाल किया गया और आज भी किया जा रहा है। कोकलिस कलान पर बज़ाहिर पाबंदी आयद है मगर इसके नज़रिए से जुड़े लोगों ने नई तंजीमें और ज़ेर ज़मीन गिरोह बना लिए हैं। इन गिरोह में अक्सरियत साबिक फौजियों और रिटायर्ड पुलिस वालों की मिलेगी। चूँकि कोई भी अमरीकी शहरी असला खरीद सकता है, लिहाजा वक्त पड़ने पर इन नस्ल परस्तों को मसल्ला मलेशिया बनने में कितनी देर लग सकती है। 1950 की ओक्लाहोमा बॉम्बिंग और स्कूलों पर नस्ल परस्तों के मुसल्लह हमलों में सालाना सैकड़ों हलाकतों के बावजूद अमरीकी रियासत हर शहरी को असला रखने के आईनी हक से महरूम करने के लिए तैयार नहीं। ये नस्ल परस्ती इक्तसादी बहरान के ज़माने या बेरोज़गारी की शरह में इजाफे के दौरान और ज़्यादा शिद्दत से उभर आती है।
دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کے علاوہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ سے بھی تارکین وطن بہتر مستقبل کی تلاش میں نسبتاً زیادہ تعداد میں امریکہ آنے لگے، تو نسل پرستوں نے سفید فاموں کو یہ بتا کر خوفزدہ کرنا شروع کیا کہ چند ہی برسوں میں وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے اور امریکہ کا سفید فام تہذیب غلیظ اور وحشی ممالک سے آنے والوں کالے اور گندمی رنگ میں رنگ جائے گا۔ اگرچہ امریکی ریاستوں میں 70% پولیس اور 80% قومی مسلح افواج سفید فاموں پر مشتمل ہے، ریاستی اسمبلیوں اور وفاقی قانون ساز اداروں میں 80% نمائندے سفید فام ہیں۔ اس کے باوجود معاشی ناسودگی کی شکار نیم خواندہ سفید فام اکثریت نے چند برس میں اقلیت بن کے خوف کو آمنا و صدقنا کہا۔ ٹرمپ نے بس اتنا کیا کہ اس خوف کو سیاسی قوت اور زبان دے دی، جیسا کہ ہٹلر نے جرمنوں کو قائل کر لیا تھا کہ یہودی اقلیت تمہیں کھا جائے گی، لہٰذا تم انہیں کھا جاؤ۔ ہٹلر کے جانے کے بعد نیو نازی تحریک زندہ رہی اور پھر سے یورپ میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ مودی نے ہندوؤں کو قائل کر لیا کہ مسلمان اگلے 50 برس میں بھارت پر کثیر اولادی اور ہندو لڑکیوں کو ورگلانے کے نتیجے میں تم پر چھا جائیں گے۔ بقول کیسے ٹرمپ نے امریکہ کو نسل پرست نہیں بنایا، بلکہ نسل پرستوں کو امریکی سیاست کے مرکزی دائرے کا پھر سے ایک اہم کھلاڑی بنا دیا ہے۔ جب اس نے کہا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم تر بنائیں گے، تو مراد یہی تھا کہ امریکہ میں چند دہائیوں کے لیے بظاہر دبا دی گئی نسل پرستی کے تن میں پھر سے جان ڈال دی جائے گی۔ نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا کہ انتخابات میں تقریباً 15 کروڑ ووٹ پڑے، مگر ٹرمپ جو بائیڈن سے صرف 55 لاکھ ووٹوں کے فرق سے ہارا۔ اس وقت سب سے مضحکہ خیز حالت ریپبلکن پارٹی کی ہے۔ وہ بظاہر امریکی آئین و قوانین کی بالادستی کے مطالبے پر ہاں میں ہاں ملانے پر بھی مجبور ہے، مگر ٹرمپ کے مواخذے کی اپنے ووٹروں کے خلاف سے کھل کے حمایت بھی نہیں کر پا رہی۔ امریکہ اس وقت عین درمیان سے منقسم ہے، جیسے 1860 میں ہوا تھا۔ موجودہ خانہ جنگی شاید بندوقوں سے نہ لڑی جائے، مگر 2024 کا صدارتی انتخاب گھمسان کا ہوگا۔ ٹرمپ رہے نہ رہے، مگر اس کے نظریے نے آدھے امریکی ووٹ تو کھینچ لیے ہیں۔ اسی ووٹ پکڑ نسخے کو اگلا ریپبلکن صدارتی امیدوار ذرا زیادہ نفاست کے ساتھ استعمال کرے گا۔ ٹرمپیت کو نسل پرستانہ امریکی سیاست کی نئی لہر سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صدر نہیں رہا تو کیا ہوا، رہبر تحریک تو رہے گا۔ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں نئے امریکہ کی نئی جگہ کیا بنے گی، یہ الگ موضوع ہے۔ البتہ امریکہ اب کافی عرصے تک خود میں الجھا رہے گا۔ عوامی جمہوریہ چین کے لیے یہ 21ویں صدی کی سب سے اہم خبر ہے۔